हेलो गाइस। तो हम लोग ने लेवल 2 के क्वेश्चंस देख रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग 27 तक भारत स्किल के क्वेश्चंस देख चुके हैं और 3 क्वेश्चंस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो एक्स्ट्रा करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 28 तक देखते हैं। विच इज आर द स्किल रिक्वायर्ड फॉर लीडरशिप। लीडरशिप के लिए कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड रहती है। मतलब एक अच्छा नेता बनना है, नेतृत्व करना है, आपको टीम को चलाना है, तो आपको कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत रहती है। तो कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत रहती है देखते हैं। ये पहला बोल रहा है टेक्निकल स्किल। बिल्कुल, अगर टेक्निकल नहीं होगा तो एक लीडर अच्छे से कैसे अपनी टीम को चलाएगा, तो ये स्किल तो रिक्वायर्ड रहती है। नेक्स्ट है ह्यूमन स्किल। ह्यूमन की ज़रूरत रहना, ये होना चाहिए जिससे हम अपनी टीम को एकजुट होकर चला सकते हैं। मानवीय कौशल होना, मतलब हम एक के साथ में टीम मेंबर्स सबके साथ में एक अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं। कंसेप्चुअल स्किल ये भी होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि आपके पास में कंसेप्ट्स रहेंगे तो आप प्रॉपर काम कर सकोगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द 4 स्टेप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग का इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो देखो, हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग का जो 4 स्टेप्स होते हैं किसी को पढ़ाने के, तो 4th स्टेप होता है हमारा टेस्टिंग। हम लोग टेस्ट लेते हैं कि जो प्रॉपर उसने नॉलेज लिया है या नहीं नॉलेज किया है, उसके पास में कितना नॉलेज आया है, ये हम इससे टेस्टिंग से पता लगाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है टेस्टिंग का। तो कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा। टेल पर्सनल एक्सपीरियंस। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कभी भी टेस्ट के अंदर नहीं बोलते। ये हम किस में बताते हैं, अपने प्रेजेंटेशन पार्ट के अंदर बताते हैं कि आपने क्या प्रेजेंटेशन कर रहे हो, उसमें आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हो। ये आप टेस्टिंग के अंदर नहीं बताओगे, तो इसका तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस टेस्टिंग में कभी नहीं आता है। जो आपने डेवलप का डिस्कशन आएगा, ऑरल टेस्ट भी आएगा, टेस्ट की ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस आएगी, ये सब टेस्टिंग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गिविंग इंस्ट्रक्शन द रिविजन मेथड इन्वॉल्व यूज ऑफ वाइल गिविंग द इंस्ट्रक्शंस। हम लोग अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो उसका, अगर किसी बंदे को हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वो उसका रिविजन कैसे कर सकेगा। तो हम उसको कुछ नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ रिटर्न के अंदर जो नोट्स देते हैं उनको बोलते हैं हैंड आउट्स। तो वो क्या होता है, उन नोट्स के या उसमें कुछ लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के वो अपना रिविजन कर सकता है। तो ये इंस्ट्रक्शंस को लिखा हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं हैंड आउट्स। तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस डज नॉट मेजर। एक सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस होती है, मतलब हम लोग ने देखा था आगे टेस्ट कैसे होते हैं, ऑरल टेस्ट जिसमें हम बोल के बताते हैं, या सब्जेक्टिव टेस्ट जिसमें हम लोग लिख कर बताते हैं। तो सब्जेक्टिव अगर हमारी परफॉर्मेंस है तो वो क्या चीज़ को मेजर नहीं कर सकती, किस चीज़ को उसमें मेजर नहीं किया जा सकता। तो देखो, ओपिनियन, हम अपने ओपिनियन, अपनी राय, क्या किसके प्रति क्या राय है या हम किस चीज़ के लिए क्या सोच रहे हैं, वो हम लोग सब्जेक्टिव में लिख सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को भी लिख सकते हैं। जनरल इम्प्रेशन, मतलब साधारणतः हर इंसान उसके बारे में क्या सोचता है वो भी बता सकते हैं सब्जेक्टिव में। बट रिकॉर्ड ऑफ गोल्स, ये चीज़ हम लोग सब्जेक्टिव के अंदर नहीं बता सकते कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा रिकॉर्ड, हमें गोल क्या अचीव करना है, वो हम सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस के अंदर नहीं बताते हैं। तो 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एक्टिव रिफ्लेक्ट। तो जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, इसमें एस नहीं प्रिंट हुआ है, स्टैटिक्स है। तो 7 जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है, मतलब हम लोग अपना विज्ञापन कर रहे हैं, किसी चीज़ को अपना डिस्प्ले कर रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं मार्केट में हमारे पास ये आइटम है। तो मार्केटिंग मतलब विज्ञापन जो कर रहे हैं वो किससे रिफ्लेक्ट होगा, तो वो किससे होगा, प्रमोशन से। हम किसी चीज़ का जितना ज़्यादा प्रमोशंस करेंगे, जितना ज़्यादा उसका विज्ञापन करेंगे, उतना ही उसका क्या हो जाएगा, अच्छा पता लगेगा, उसका मार्केट में उतना नाम होगा, तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा बिकेगी। तो प्रमोशन उसकी मार्केटिंग स्टैटिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल हाईलाइट डिसीजन मेकिंग इन फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज़। मतलब विच कि हम लोग ऐसी कौन सी लीडरशिप की स्टाइल्स होती है जो हाईलाइट करती है, जिसमें हम जो डिसीजंस ले रहे हैं वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबसे लें। जैसे एक लीडर है, वो उसकी टीम में अगर उसके 5 मेंबर हैं तो उन सबसे एक डिसीजंस ले सके, सबसे इंटरेक्ट कर सके, सबको इन्वॉल्व कर सके, तो उसके बाद में जो डिसीजन मेकिंग लेता है, तो इस लीडरशिप स्टाइल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको
इसको बोलेंगे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का मतलब क्या होगा कि हमने सबको पार्टिसिपेट करने को बोला है, हर एक का पार्टिसिपेंस है, हर एक का अनुदान है, हर एक ने उस चीज़ में इन्वॉल्व हुआ है। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप बताती है कि आपने ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया है, इन सारी चीज़ों को ज्वाइन किया है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपने सबको एक साथ लेके चले हो। तो ये बोला था पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट एनालिसिस एड्रेसेस, मतलब हम लोग SWOT शॉर्ट का जो एनालिसिस करते हैं ये किस में काम आता है, इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, किस में ये बताता है। तो शॉर्ट की फुल फॉर्म याद रखना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। मतलब हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, हमारे पास क्या क्या अवसर है और उनमें खतरा क्या क्या है, ये चारों चीज़ों को शॉर्ट बताता है। तो देखो, हमें अगर अपनी स्ट्रेंथ पता है, हमें अपनी ताकत पता है, हम अपनी कमजोरी को भी जानते हैं और हमारे पास क्या आगे अवसर आने वाले वो जानते हैं और ख़तरा क्या है, इन सब चीज़ों को अगर पता है तो हम अपनी कंपनी को अच्छे से चला सकते हैं, एक कंपनी की रणनीति बना सकते हैं। तो ये तो सही है। कैरियर को प्लान भी कर सकते हैं कि भाई मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैं अच्छा इस चीज़ में हूँ तो मैं कैरियर इसमें बना सकती हूँ, मैं इस चीज़ से डरता हूँ तो इससे मुझे अवॉइड करना चाहिए। तो हम लोग अपने कैरियर को प्लान कर सकते हैं। करेक्टिंग प्रॉब्लम्स, हम अपनी गलतियों को, हम अपनी प्रॉब्लम्स को, हम अपनी जो हमारी समस्याएं आ रही है उनको भी सही कर सकते हैं, उनको सुलझा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें किस चीज़ से खतरा है और हमारे पास क्या अवसर है, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में शॉर्ट काम आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल एविडेंस इन 7Ps मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विल नॉट इंक्लूड। फिजिकल एविडेंस, जो 7P मार्केटिंग के क्या होते हैं, 7 तरीके के हम लोग मार्केटिंग करते हैं, जो हम लोग विज्ञापन करते हैं या जो हम मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसका 7Ps यूज किए जाते हैं, मतलब 7 तरीके से हम लोग यूज किए जाते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट का पता लगाते हैं, प्रोडक्ट हमारा कौन सा है और वो प्रोडक्ट क्या काम है, क्या करता है। फिर उस का प्राइस देखा जाता है, उसके बाद में उसको प्रमोशन किया जाता है कि वो कहाँ कहाँ यूजफुल है, आप कैसे बेच सकते हो। उसके बाद में उसको किस स्थान पे बेचने पे फ़ायदा है तो प्लेस डिसाइड की जाती है। उसके बाद में प्यूपिल, कि वो किन लोगों के लिए यूजफुल है वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में आता है प्रोसेस और फिर आता है फिजिकल एविडेंस। तो हमें ये पूछ रहा है फिजिकल एविडेंस जो 7वां P है उसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। देखो नाम से पता पड़ रहा है फिजिकली, फिजिकल मतलब कि आपका कस्टमर जब आपके बिजनेस में आ गया है, उसने आपके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो गया है, तो वो जितनी भी चीज़ों को देख रहा है या का उपयोग कर रहा है या समझ रहा है तो वो सब किस में आ जाएगी, फिजिकल एविडेंस में। तो इंटीरियर डिज़ाइन आपका फिजिकल एविडेंस होता है, पैकेजिंग भी होता है क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिजिकली कुछ अवेलेबल कर रहे हैं, पैकेजिंग भी फिजिकल हो रहा है, ब्रांडिंग कर रहे हैं वो भी फिजिकल हो रहा है। मगर एडवर्टाइजमेंट फिजिकल कुछ नहीं होता। फिजिकल जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख रहे हो, तो ये फिजिकल एविडेंस हो रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट फिजिकल एविडेंस के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और ध्यान रखना मार्केटिंग के ये 7P होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, प्यूपिल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिस्टेंस लर्निंग विल नॉट इंक्लूड। जो फर्स्ट जनरेशन था जहाँ पर हम डिस्टेंस लर्निंग करते थे, मतलब आपका पढ़ाने वाला टीचर कहीं और का है और पढ़ने वाले स्टूडेंट कहीं और के हैं, तो उसमें किस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया था, ई लर्निंग को। क्योंकि देखो नेटवर्क, इंटरनेट और ये जो ऑनलाइन चीज़ें हैं ये अब धीमे धीमे डेवलपमेंट में आ रही है, तो उस समय ई लर्निंग इतना ज़्यादा चलन में नहीं था, तो ई लर्निंग को उस समय इन्वॉल्व नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉग्निटिव डोमेन विच लेवल डिस्क्राइब डिस्टिंक्स बिटवीन फैक्ट्स एंड इन्फ्रेंस। मतलब कॉग्निटिव डोमेन ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर फैक्ट्स, तथ्य को, और इन्फ्रेंस, अनुमान, जो तथ्य और अनुमान के बीच के अंतर को डिस्क्राइब करता हो, तो वो कौन सा होता है। देखो तथ्य हो गया जिसके बारे में हम फैक्ट बता रहे हैं कि ये चीज़ है, ये सूरज से हमें गर्मी मिलती है, और इन्फ्रेंस हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये काम करने से ये हो सकता है। तो ये चीज़ें कब पता लगेगी, जब हम किसी चीज़ के बारे में एनालिसिस करेंगे।
मतलब उस चीज़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, तब हम उसके फैक्ट्स और इन्फ्रेंसेस के बारे में पता लगा सकते हैं, उनके बीच में अंतर को बता सकते हैं। तो एनालिसिस का काम यही होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे में डिटेल में ब्रेक कर और डिटेल स्टडी करना। तो एनालिसिस करके हम फैक्ट्स और इन्फ्रेंस का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following is not the part of instructor responsibility toward the student? मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती स्टूडेंट्स के लिए। एक इंस्ट्रक्टर है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती या ये उसका काम नहीं होता स्टूडेंट से रिलेटेड। प्रोवाइडिंग एकेडमिक यूनिट, ये तो इंस्ट्रक्टर का ही काम है, वो बताएगा कि आपको कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है या कौन सी यूनिट आपके कोर्स में। कम्युनिकेटिंग कोर्स ऑब्जेक्टिव, कोर्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी आपका एक इंस्ट्रक्टर बताएगा। इंक्रीजिंग ऑफ फीस हाइक, ये काम आपके इंस्ट्रक्टर का नहीं होता है, ये काम जो बोर्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो या जो मैनेजमेंट है ये उनका काम है, ये आपका काम नहीं है कि फीस को कितना बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, ये काम इंस्ट्रक्टर का नहीं होता है। तो इंक्रीजिंग ऑफ फीस हाइक, ये काम आपके बोर्ड का हो गया, मैनेजमेंट का हो गया। और स्पेशल अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, ये टीचर डिसाइड करता है कि कोई वीक स्टूडेंट है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास देनी है या फिर इस क्लास के लिए इतने अटेंडेंस चाहिएगी, तब वो चीज़ को समझ पाएंगे। तो ये सब इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मगर फीस को इंक्रीज़ करना इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लर्निंग प्रोसेस इज लिंक्ड विथ पनिशमेंट? पनिशमेंट से कौन सी प्रोसेस रिलेटेड है? मतलब आपको कुछ काम करना है और आप नहीं कर पाते हो तो आपको पनिशमेंट दी जाती है, सज़ा दी जाती है, तब आप उस काम को करते हो, तो वो कौन सा होगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब आपको काम को सज़ा देने पे आप कर रहे हो, तो ये किसने दी थी? B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर इसको देने वाला था और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो चूहे पे उन्होंने करा था रिसर्च, ये वाला हो जाएगा आपका लिंक्ड विथ पनिशमेंट के साथ में। तो वो ऑपरेंट कैसे उसको पनिशमेंट दी जाती थी, तो वो कैसे उस काम को सही करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ कम्पिटेंस द लर्नर नाउ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल? कौन से स्टेज के अंदर लर्नर है जो सीखने वाला है वो स्किल की, मतलब जो आप में कौशल है उसकी इम्पोर्टेंस को जान जाता है। तो देखो कम्पिटेंस में हम लोग जो हमारे चीज़ को सीख रहे हैं उसके 4 मेन स्टेप होते हैं। 4 स्टेप को लेके चलते हैं। पहला स्टेप होता है अनकॉन्शियस, ये स्टेप वाइज ही लिखे हुए। दूसरा होता है कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, तीसरा होता है कॉन्शियस कम्पिटेंस और चौथा होता है अनकॉन्शियस कम्पिटेंस। तो इसके अंदर जो अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस है ना, इसके अंदर आप न्यू स्किल के बारे में जानने लग जाते हो। पहले वाले में तो क्या है कि आपका रॉन्ग इंट्यूशंस भी हो सकता है, मतलब आपने जाना कि ये सब स्किल है मगर कौन सी आपके लिए यूजफुल है और कौन सी यूजफुल नहीं है वो आप डिनाई करना यहाँ स्टार्ट करते हो कि ये मेरे लिए यूजफुल है, ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है। कॉन्शियस इनकम्पिटेंस में क्या होता है कि आप स्किल को डिसाइड करते हो कि ये न्यू स्किल आई है, ये न्यू स्किल है तो मुझे इस न्यू स्किल को क्या यूज करना है, उस न्यू स्किल की आपको वैल्यू पता चलती है। और जो कॉन्शियस कम्पिटेंस होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपनी स्किल के अंदर और नई इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो, नई चीज़ों को डाल सकते हो। और कॉन्शियस कम्पिटेंस के अंदर आप उस चीज़ को लेके कुछ परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हो, परफॉर्म करके दिखाते हो। तो इसमें पूछा है कि कहाँ पे आप न्यू स्किल को सीखते हो, एक्वायर करना कहाँ चालू करते हो, तो वो होता है सेकेंड पार्ट के अंदर, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी अमॉन्ग द मेजरमेंट इज डिफाइंड बाय। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार, तो आपका कौन सी डिग्री है जो लगातार मेजर करती रहेगी। तो इसको किसी भी चीज़ को मेजर करना है तो मेजर करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रिलायबिलिटी की। जब तक आप किसी चीज़ के लिए विश्वसनीय हो, रिलायबल हो, तब तक आप उसको एक जैसा मेजर कर सकते हो। जैसे ही आपकी रिलायबिलिटी कम होती है, विश्वास कम होने लग जाता है, तो उस चीज़ का मेजरमेंट आपका एक सा लगातार मेजरमेंट नहीं जाएगा, आपका मेजरमेंट डाउन होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू। मीनिंगफुल जो कम्युनिकेशन होता है ये किससे रिलेटेड है? कब आप मीनिंगफुल कम्युनिकेशन बोल सकते हो? तो इसको बोल सकते हो आप
पार्टिसिपेटरी प्लानिंग के द्वारा। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग कैसे? जब कम्युनिकेशन का मतलब आप ये समझ सकते हो कि दो लोगों के बीच में आप बात कर रहे हो, तो जब तक इसने इसको कुछ कहा है और इसने समझा है इसको, तब जाकर इसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। मतलब दोनों लोगों का पार्टिसिपेंट है। ऐसे नहीं कि खाली इसके बोलने से ही काम हो जाता है, नहीं। स्पीक करने के बाद में अगर इसने अंडरस्टैंड किया है, इसने रिप्लाई दिया है, तब इसने भी पार्टिसिपेट किया है इस चीज़ के अंदर, दोनों का इन्वॉल्व हुआ है, तब हम लोग बोलते हैं कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन है। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन वोकेशनल एजुकेशन विच लेवल इज गुड फॉर इंडिविजुअल? इंडिविजुअल के लिए कौन सा वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल जो एजुकेशन होते हैं उसमें इंडिविजुअल के लिए कौन सा लेवल सही होता है? तो इसका कौन सा होता है? माइक्रो लेवल। अब देखते हैं हम लोग ये लेवल क्या है। किसी भी हम लोग जो वोकेशनल एजुकेशन है ना, इनको 3 लेवल में डिवाइड किया है। एक है आपके माइक्रो, एक है आपके मेसो और एक है मैक्रो। माइक्रो क्या होता है? छोटा, जिसमें आप इंडिविजुअल हो गया, आपके फैमिली हो गई है, या आप मतलब किसी पर्टिकुलर आपके एक के लिए बात किया जा सकता है, जिसको हम कंटेंट सिस्टम भी कह सकते हैं। आपके रिलेशनशिप वालों के बीच में, फैमिलीज़ के बीच में, मतलब एक पर्सनल होता है। तो इंट्रा या इंटरपर्सनल जो इन्वॉल्वेशन होते हैं उनको तो बोलते हैं माइक्रो लेवल। और हमें पूछा भी इंडिविजुअल का है, तो इंडिविजुअल मतलब आ जाएगा माइक्रो लेवल। मेसो लेवल क्या होता है? ये जो मेसो लेवल दिया हुआ है, ये मेसो लेवल क्या होता है? इसको हम लोग मीडियम लेवल भी बोल सकते हैं मेसो लेवल को। इसमें क्या हो सकता है? जैसे आपने किसी स्कूल से सीख रखा है, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी समूह से जुड़े हो जिसमें नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं मगर एक लिमिटेड, मतलब आप अपने अड़ोसी पड़ोसी से सीख रहे हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे हो, या ग्रुप ऑफ पीपल है, तो एक ग्रुप या एक कम्युनिटी के साथ में काम कर रहे हो, तो वो हो जाता है आपका मेसो लेवल। और मैक्रो लेवल, मैक्रो लेवल क्या हो जाता है? जो बड़े लेवल को कह सकते हैं, इसको लार्ज सिस्टम भी कह सकते हैं। लार्ज सिस्टम किसमें? जहाँ आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो, या पॉलिटिक्स की बात कर लो, या फिर सिस्टमेटिक इश्यूज होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो इश्यूज होते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं? मैक्रो लेवल में। एक इंडिविजुअल पर्सन है ना, ये आ जाएगा आपके माइक्रो में। उसके बाद में उसकी कम्युनिटी हो गया, स्कूल हो गया, वो आसपास में ग्रुप्स में काम करता है, तो वो आ जाता है मेसो में। और जब वो पूरे वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट होने लग जाता है, तब वो आ जाता है मैक्रो लेवल पे। तो ये 3 लेवल होता है। हमें यहाँ इंडिविजुअल का पूछा, इसलिए हमें माइक्रो बताना है। अगर वो पूछता ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशंस के साथ में काम कर रहा है, तो हो जाएगा मेसो लेवल। और जब वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, बड़े लेवल पे कोई नियम, लॉ है, या कोई पॉलिटिकल है, कोई हेल्थ केयर इशू है, तो इंटरनेशनल इशूज़ है, तो वो हो जाएगा मैक्रो लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थ्योरी दैट सजेस्ट द लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम डूइंग द वर्क इज डिस्क्राइब्ड बाय, मतलब हम लोग ऐसी कौन सी थ्योरी है जो बताती है कि फ्रॉम डूइंग द वर्क, आप किसी काम को करके उसका रिजल्ट ले रहे हो, या जो करके सीख रहे हो। किसी काम को तब सीखना है जब हम लोग करते हैं, तो वो थ्योरी किसको बताती है, वो थ्योरी किसको डिस्क्राइब करती है? तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव लर्निंग थ्योरी। कॉन्जुगेटिव लर्निंग थ्योरी किसको बताती है? जब आपने किसी काम को करके सीखा है। जैसे चिंपांजी बंदर पे जो हमारी थ्योरी चली थी, वो थी कॉन्जुगेटिव लर्निंग की, जिसमें बंदर ने अपनी प्रॉब्लम को समझा कि मुझे बनाना कैसे तोड़ने, और फिर उसने उसको उसके अनुसार उसका सॉल्यूशन निकाला, तो वो हमारी कहलाती कॉन्जुगेटिव लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डिज़ाइनिंग ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर विल नॉट इन्वॉल्व, हमें अगर कोई कोर्स बनाना है, जैसे मुझे किसी भी क्लास का कोर्स बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो मुझे उस चीज़ को, क्या चीज़ को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो लेवल ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल ये तो ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग अगर कोई सिलेबस बना रहे हैं तो पहले हमें ये ध्यान रखना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 10th क्लास का सिलेबस बना रहे हो और मैं 12th की चीज़ें डाल दूँ, नहीं। हम तो लेवल ऑफ स्टूडेंट का देखते कि बच्चा 9th पढ़ के आया है, तो उसे 10th में क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए,
तो लेवल ऑफ स्टूडेंट देखा जाता है, स्टूडेंट की एबिलिटी, छात्रों की क्षमता। अब ऐसा ना हो कि मैं 10th के हिसाब से सिलेबस बना रही हूँ और एक साल में बच्चा 5 चीज़ें ही सीख सकता है, 5 चैप्टर ही डाल दूँ, मगर मैं 12th तक का सारा कोर्स डाल दूँ, 15 चैप्टर डाल दूँ, जो एक साल भर में सीखना पॉसिबल नहीं है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो एबिलिटी ध्यान में रखकर हम लोग डिज़ाइन को शामिल करते हैं, स्टूडेंट का सिलेबस बनाते हैं। स्टूडेंट टाइप, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं अगर कहीं सिलेबस बना रही हूँ और वहाँ हिंदी मीडियम के और मैं वहाँ पूरा इंग्लिश मीडियम के हिसाब से उनको अपना स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार करके दे दूँ, तो वो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। या फिर वो स्टूडेंट टेक्निकल लेवल के हैं और मैं नॉन टेक्निकल का पढ़ाऊँ तो उनको दिक्कत होगी। या वो स्टूडेंट नॉन टेक्निकल लेवल के हैं और उनको टेक्निकल चीज़ें पढ़ाई जाएगी तो भी उनको दिक्कत होगी। तो स्टूडेंट्स का टाइप भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट परसेंटेज, इससे कोई लेना देना नहीं, और हमें पूछा है नॉट इन्वॉल्व। किसी भी सिलेबस को बनाने में स्टूडेंट परसेंटेज का लेना देना नहीं कि आपके 10% स्टूडेंट आ रहे हैं या आपके 100% आ रहे हैं। आपके लिए दोनों % के स्टूडेंट्स पे सिलेबस सेम ही रहेगा। तो कौन सी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा? स्टूडेंट परसेंटेज को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्पज ऑफ 5:1 रेशियो प्रैक्टिस बाय टीचर्स इन्वॉल्व। ये क्या होता है? 5:1 रेशियो, ये क्या चीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है? ये क्या चीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है? तो 5:1 रेशियो है, ये इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब हम किसी एक बच्चे पर एटलीस्ट 5 बार एफर्ट डालें तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अगर हमें इंक्रीज करना है पॉजिटिव इंटरेक्शंस विद स्टूडेंट बाय 5 टाइम्स, मतलब ये बोलना चाहता है कि किसी एक स्टूडेंट को क्लास का हर एक स्टूडेंट है और हमें उसके साथ पॉजिटिविटी बढ़ानी है, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेना है, तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और जितनी ज़्यादा बार आप इंटरेक्ट करोगे बच्चा उतना ज़्यादा खुलेगा और आपसे रिस्पॉन्स पॉजिटिव में देगा। तो पॉजिटिव इंटरेक्शंस के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? 5:1। हर एक स्टूडेंट के पास में हमें 5 बार इंटरेक्शन करना है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शंस विद स्टूडेंट 5 टाइम्स। हर एक स्टूडेंट्स के पास आप 5 बार इंटरेक्शंस करोगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो पॉजिटिव बढ़ाने के लिए 5:1 रेशियो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टीचिंग मेथड नीड स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन ऑफ कंसेप्चुअल आइडियाज़। ऐसी कौन सी टीचिंग मेथड होता है, ऐसा कौन सा तरीका होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन मतलब हम किसी चित्र के द्वारा या ग्राफ के द्वारा, मतलब किसी चीज़ को दिखाकर और उसके कंसेप्ट आइडियाज़ को बता रहे हैं, तो वो कौन सा तरीका होता है? वो होता है स्टोरी बोर्डिंग। आप देखते हैं आजकल की जो बुक्स भी आती है ना, तो उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उनको एक चित्र के थ्रू, यहाँ थ्योरी रहेगी तो यहाँ एक चित्र शो करके और फिर बताया जाता है, जिससे बच्चे का क्या होता है, हर एक लेवल पे कंसेप्ट क्लियर होता जाए। चित्र को देख के, विजुअल देखकर वो जल्दी अपना कंसेप्ट क्लियर करता है, तो हर एक लेवल पे जल्दी उसका कंसेप्ट क्लियर होता जाए और फिर वो अगले लेवल पे जाए तो उसको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएगी। तो हम लोग स्टोरी बोर्डिंग यूज करते हैं। इसमें मेनली हम इसके 5 तरीके यूज करते हैं। पहला होता है प्लानिंग। जो स्टोरी बोर्डिंग होती है उसमें हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं कि हमें क्या दिखाना है, उसके बाद में कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन हो गया, सिमिलरिटी हो गई, ये चीज़ें देखी जाती है, फिर जनरलाइजेशन किया जाता है। ये स्टेप्स है जिसमें हम लोग किसी चीज़ को सिखा रहे हैं। तो और 5वां होता है एक्सपेरिमेंटेशंस। एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि हाँ भाई अब प्रॉपर आप सीख गए हो या आपने क्या समझा है। तो एक्सपेरिमेंटेशन 5 स्टेप होता है। तो स्टेप टू स्टेप विजुअलाइजेशन के अंदर हम क्या बोल सकते हैं? स्टोरी बोर्डिंग, जिसके 5 स्टेप होते हैं, प्लानिंग, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड सिमिलरिटी, जनरलाइजेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। While developing demonstration plan, the teaching aid which not used for demonstration is। हम लोग जब अगर डेमोस्ट्रेशन प्लान पढ़ा रहे हैं तो उसमें कौन से टीचिंग एड, मतलब पढ़ाने की चीज़ों की, ऐसा सामान जो होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। देखो मॉडल डेमोस्ट्रेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाना। तो अगर हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना है तो किस किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी हमें? मॉडल, ये तो काम आएगा। ब्लैक बोर्ड, हो सकता है हम प्रैक्टिकल करने से पहले उस चीज़ को समझाना चाहें तो वो भी ज़रूरत रहता है। ग्राफ भी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस को शो करता है, बट प्रोजेक्टर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, हमें शो नहीं करना है। तो डेमोस्ट्रेशन में हमें प्रोजेक्टर की नीड नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ट्रेनिंग एड विल नॉट कवर, ट्रेनिंग एड में क्या चीज़ों को कवर नहीं किया जाता है। तो मतलब हम लोग का अगर ट्रेनिंग एड्स हमें कोई चीज़ को पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसमें कौन सी चीज़ हमें नहीं चाहिए। चार्ट ये तो पढ़ाने के लिए चाहिए, इससे इजीली बच्चे समझ सकते हैं। मैनुअल की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या होता है, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो किसी चीज़ को या क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम आते हैं। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसकी हमें पढ़ाने के अंदर ज़रूरत नहीं होती है। ये तो किस लिए होता है कि आपको पढ़ाना कैसे है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको फॉलो करने से आप अच्छे से क्लास कंडक्ट कर सकते हो, तो वो होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती ट्रेनिंग एड्स में। स्लाइड पढ़ाने में ज़रूरत होती है, फिल्म्स का भी हम पढ़ाने में यूज कर सकते हैं समझाने के लिए, तो मैनुअल्स का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकबोर्ड इज़ ए कॉमन टीचिंग एड यूज फॉर राइटिंग इज़ नॉट मेड ऑफ। मतलब हम लोग जो चॉकबोर्ड हमने आज तक बचपन से स्कूल से पढ़ते आए, एक ब्लैक बोर्ड होता था, फिर ग्रीन बोर्ड हुआ, तो ये जो बोर्ड होता है, जो चॉकबोर्ड होता है, ये किसका बना हुआ नहीं होता है, नॉट मेड ऑफ। लकड़ी का बिल्कुल बना होता है। हार्डबोर्ड नॉर्मली जितने भी होते हैं वो लकड़ी के ही बने रहते हैं, हार्डबोर्ड के या फिर सीमेंट के। पुराने टाइम में आप स्कूलों में देखते थे दीवार पे एक समतल सी जगह करके और उस पर ब्लैक कलर कर दिया जाता था और वहाँ पे चॉक से लिखा जाता था। तो सीमेंट के भी होते हैं, मगर मेटल के कभी भी नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। तो गाइज, इसके साथ में हम लोग ने अपने 50 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। मैं लेवल 2 के भी क्वेश्चंस करा रही हूँ। इन लेवल 2 के क्वेश्चंस के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में 3 एक्स्ट्रा करवाए थे, तो इनके बाद में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी और उसके बाद आपके पीओटी के कंटिन्यू कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चंस है, तो मैं वो भी आपको करवाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है और आपको इससे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।